दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे आईपीएफ पे और आईपीएफ से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी में फाइनल करना है तो आप 99 पीडीएफ और वीडियो रट कर जा सकते हैं। मेंस की तैयारी एडवांस हो जाएगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप देख सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आईपीएफ की भूमिका लिखिएगा। तो आईपीएफ हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा 14 भागीदार देशों का एक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, जिसकी स्थापना 2022 में जापान के टोक्यो में की गई थी। इतना लिखने के बाद नीचे आइएगा। इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए भागीदारों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना। यानी इसका उद्देश्य है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें विकास के लिए, समृद्धि के लिए और स्टेबिलिटी के लिए सदस्य देशों के बीच जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना। इसके सदस्य देश 14 सदस्य देश है, जिसमें अमेरिका, भारत, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, सिंगापुर, ये सभी जो है 14 इसके सदस्य देश है। और आईपीएफ के जो स्तंभ है यानी सहयोग के क्षेत्र है वो 4 है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। सदस्य देशों को छूट है कि आप चाहे तो इसमें से किसी एक में के माध्यम से इसका सदस्य बन सकते हैं आईपीएफ के, या चारों के माध्यम से बन सकते हैं। तो भारत जो है स्तंभ 2, 3, 4 का सदस्य है और एक का स्तंभ 1 का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है भारत को। और अभी हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ही स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौता किया गया था। भारत द्वारा भी इसकी पुष्टि किया गया है। तो भारत तीनों समझौता के हस्ताक्षरकर्ता देश है: आपूर्ति श्रृंखला समझौता, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के समझौता। ये तीनों के हस्ताक्षरकर्ता देश है और भारत पुष्टि भी किया है। तो आखिर आईपीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ी है, यह देखिए। कोविड-19 के बाद बड़े पैमाने पर वैश्विक तबाही देखी गई थी और एक ऐसा तबाही था कि किसी एक देश द्वारा जो संकट पैदा हुई थी, महामारी की स्थिति जो पैदा हुई थी, उसे निपटना बहुत मुश्किल था। तो उसमें एक दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता हुई थी। जब भी कोई संकट आता है तो अकेले आप काफ़ी नहीं है, लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ठीक देश भी लोगों की तरह ही है। तो जब भी देश पर संकट आता है तो देश अकेला नहीं कुछ कर पाता, अकेला से नहीं संभाल पाता है। जो चुनौतियां होती है उसे निपटने के लिए सहयोग चाहिए, सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कोविड के बाद जो महामारी फैली थी उससे आगे सबक लेते हुए और भविष्य की महामारी को, भविष्य के संकट को से जो साझा निपटने के लिए, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए यही आईपीएफ का गठन किया गया है, ताकि साझेदार देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर कोई संकट आता है तो उससे साझा मिलकर निपट सकते हैं। उसके बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये जो 14 देश है सबका साझा हित है। तो साझा हितों की रक्षा करने के लिए सहयोग को गहरा करना जरूरी है, सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। इसीलिए इसका गठन किया गया है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर संघर्ष और तनाव की टकराहट की स्थिति है। उधर रूस और यूक्रेन जो है अभी तक लड़ाई जारी है यूक्रेन और रूस में। इधर हमास और इजराइल और ईरान के बीच तानातानी है। तो इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होता है। तो इससे क्या होता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की जो है दबदबा है। चीन जो है विस्तारवादी जो है कदम उठा रहा है। तो चीन के कदमों पर लगाम लगाने के लिए
और एशिया में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर सुरक्षित बनाने के लिए एक ढांचा की इकोनॉमिक ढांचा की जरूरत की गई महसूस की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 2022 में भारत और अमेरिका जापान ये सब मिलकर इस संगठन इस संस्था इस जो है IPF का जो है नींव जो है रखा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौता। देखिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौता, जैसा कि जानते होंगे कि भारत 3 समझौते पर हस्ताक्षर करता देश है। तो स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौते का उद्देश्य क्या है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, कार्यबल में सहयोग, क्षमता निर्माण, अनुसंधान में सहयोग सुनिश्चित करना और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और पहुंच को सुविधाजनक बनाना, स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। साथ ही साथ यह स्वच्छ अर्थव्यवस्था पर समझौता, यह समझौता निवेश और रियायती वित्त पोषण की सुविधा जो है प्रदान करेगा सदस्य देशों के बीच। उसके बाद निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौते का क्या जो है समझौता है, समझौता का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी व्यापार निवेश का वातावरण बनाना। इसके अलावा भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को रोकने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में 14 देशों के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देना। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, कर सूचना प्रशासन में सुधार में एक दूसरे देशों को सहयोग करना, इसका जो है क्या है उद्देश्य है। अब आप IPF की आपूर्ति श्रृंखला समझौते का क्या उद्देश्य है? तो आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता, विविधता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करना, रसद, दक्षता और समर्थन में सहयोग करना और साथ ही साथ व्यापार में बाधाओं को दूर करना। व्यापार निरंतरताओं में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो बाधा पैदा होता है उसको दूर करना। तो ये आपूर्ति श्रृंखला समझौता के प्रमुख उद्देश्य है। अब हम लोग देखेंगे IPF का महत्व क्या है। तो ये IPF के जो साझेदार देश है 14 देश, उसका जो GDP है संयुक्त रूप से GDP वह वैश्विक GDP का 40% है। साथ ही साथ 14 देशों की यह IPF जो है 14 देशों के बीच जो है क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। यानी दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जो है यह जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच जो है यह आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क और एकीकरण को बढ़ावा देता है। चीन के मनमानी पर भी रोक लगाता है यह संधि, क्योंकि चीन का इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के देशों के साथ मजबूत कारोबारी संबंध है। भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार जो है चीन है। अमेरिका का भी सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार जो है चीन है। सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा अमेरिका का चीन के साथ है। इसी तरीके से फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, ब्रुनेई हो, थाईलैंड हो, सबके साथ चीन की जो है मजबूत व्यापारिक संबंध है। तो अब चीन की मनमानी पर रोक लगाना है। रोक लगाने के लिए चीन की मनमानी का बड़ा कारण क्या है? उसकी आर्थिक शक्ति, दबदबा का उसका मेन कारण है आर्थिक शक्ति, और आर्थिक शक्ति का मेन कारण चीन का क्या है? व्यापार। तो ये 14 देश आपस में, जैसे अमेरिका और भारत चीन का से बड़े पैमाने में व्यापार करता है, तो अमेरिका और भारत जो है अगर चीन से सामान न खरीद के 14 देशों के साथ अगर मिलकर आपस में आदान प्रदान करता है, आयात निर्यात करता है, तो चीन पर से निर्भरता कम होगा, तो चीन का व्यापार मंदा होगा, तो व्यापार कम होगा तो चीन की जो आर्थिक शक्ति कमजोर होगी तो उसके मनमानी पर रोक लगेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। देखिए इस IPF के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर, सुरक्षित और विविध और लचीला बनाने के प्रयास को जो है मजबूती मिलेगी। इस IPF से क्या होगा कि सदस्य देशों के बीच जो है, भागीदारों के बीच साझेदारी, आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ इस ढांचा के माध्यम से सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, पूंजी का प्रवाह तेज होगा, और साथ ही साथ इस ढांचा के माध्यम से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में को नियम आधारित, मुक्त, स्वतंत्र और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी, संभव हो पाएगी। अब हम भारत के लिए IPF का क्या महत्व है
हम इस पे चर्चा करेंगे। और देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा महत्व है कि भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए, प्राचीन काल से ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक शक्ति है। प्राचीन समय में कुषाण चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही, तो आप प्राचीन समय से ही भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो वाणिज्यिक एयरपोर्ट है, वाणिज्यिक पोर्ट है लोथाल, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत जो है इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। तो भारत इस ढांचा के माध्यम से इस क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उसको साझा समाधान करने और रचनात्मकता के साथ इसको जो है रचनात्मकता के साथ जो है इस आर्थिक व्यवस्था को जो है मजबूती प्रदान करने का भारत को अवसर मिलेगा। साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का अवसर है। देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत प्राचीन समय से ही कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक शक्ति रहा है। तो भारत इस ढांचा के माध्यम से जो सदस्य देश जितने हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस सब में भारत प्राचीन समय से व्यापारिक संबंध है। तो इस ढांचा के माध्यम से भारत क्या होगा कि सबको अपने पुराने गौरव को जो है प्राप्त करने में भारत को सहायता करेगी। वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का भारत को अवसर होगा, क्योंकि सब देशों के साथ भारत का व्यापारिक जुड़ाव बढ़ेगा। तो व्यापारिक जुड़ाव बढ़ेगा तो भारत स्वाभाविक है कि एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है भारत। और चीन पर से निर्भरता की समाप्ति होगी, क्योंकि जैसे अब अभी चीन से ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार चीन है अभी। तो अब इन देशों के साथ अगर आयात निर्यात होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, तो चीन पर से क्या होगा, कम होगा। चीन के साथ जो व्यापार करता है वो कम होगा। उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रयासों में भारत अपना योगदान दे सकता है इस संस्था के माध्यम, क्योंकि संस्था का उद्देश्य है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर, सुरक्षित और लचीला बनाना। भारत इस संस्था के माध्यम से भारत भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर, सुरक्षित और लचीला बना सकता है। बनाने में भारत अपना योगदान कर सकता है। तो भारत के लिए एक अवसर होगा। और इस IPF के जरिए भारत का साझेदार देशों के साथ वाणिज्य व्यापार का जो है एक नई संभावना पैदा होगी, बढ़ावा मिलेगा। ये लाभ है भारत के लिए। अब जो है भारत के लिए चुनौती क्या है, तो सबसे बड़ा चुनौती है कि IPF के कई प्रस्ताव भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है, जैसे व्यापार, पर्यावरण, श्रम, डाटा स्थानीयता। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारत अभी सहमति नहीं जताई है। साथ ही साथ प्रतिद्वंद्विता। देखिए, IPF के गठन से क्या हुआ है कि चूंकि अमेरिका के नेतृत्व में है, तो IPF के प्रत्युत्तर में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया का भी एक नया गठन पैदा हो सकता है, एक नई गुट पैदा हो सकती है। इससे क्या होगा कि भारत के लिए चुनौती पैदा होगी। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस IPF के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने आधिपत्य को बनाए रखना चाहता है, यानी उसके आधिपत्य को बनाए रखने का उपकरण है। उसके बाद भारत जो है IPF के चारों स्तंभ में शामिल नहीं है, केवल 3 स्तंभ में है। आपूर्ति श्रृंखला, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था में, व्यापार में शामिल नहीं है। तो ये भी भारत की चुनौती है। इन सब के बावजूद जो है IPF के से भारत के लिए एक नई आर्थिक अवसर पैदा होगा, जो विकसित राष्ट्र बनाने में भारत के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा।